हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट PYQ फ्रॉम चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। 25 इयर्स PYQ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमारी ये चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो जब हम क्लास में इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे केसेस आपको बताए जाते हैं। जैसे अगर हम YDSC के स्टैंडर्ड केस की बात करें, मॉडिफाइड केस की बात करें, लॉयड मिरर की बात करी जाए, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की बात की जाए, या फिर लेंस के दो हिस्सों की बात की जाए, बहुत सारे केसेस कराए जाते हैं क्लासेस में। तो बच्चे को ये लगता है कि वेव ऑप्टिक्स काफी टफ फील होना शुरू हो जाता है। हाइजन प्रिंसिपल करवाया जाता है, फिर डाइफ्रैक्शन पैटर्न में वो इंटेंसिटी, वो सारी वेरिएशन, और फिर पोलराइजेशन। बट जब आप नीट PYQ को देखते हैं, लास्ट 25 ईयर या उससे पहले के भी देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ही मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2025 का ये क्वेश्चन 2025, 2024, 2022, 2017 एंड उससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। पोलरॉइड के ऊपर बेस्ड, मेलियस लॉ के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन बेटा। जो इसके बाद वाला ये वाला क्वेश्चन आया था 2025 में, ब्रूस्टर लॉ के ऊपर बेस्ड, ये भी मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि कौन सी रे पोलराइज्ड होती है, कौन सी रे पार्शली पोलराइज्ड होती है। तो इसीलिए ही नीट PYQ, जब किसी भी कंपटीशन की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो PYQ करना जरूरी होता है। तो एग्जैक्ट आइडिया लेने के लिए, अच्छे से समझने के लिए और सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और बाकी सभी चैप्टर के भी सॉल्यूशंस जानने के लिए जो चैप्टर वाइज हमारी नीट PYQ सीरीज है, उसमें आप जरूर सभी वीडियोस को देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए, जैसे टीचर आपको क्लास में करते हैं, हम आपको काम करने के लिए करते हैं, वैसे ही हमें मोटिवेट करने के लिए कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आए। वीडियो को लाइक करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2025। क्या कह रहा है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड एट एन एंगल 22.5 डिग्री। मैं अपने एक बच्चे की बात यहां पर बता रहा हूं। 22.5 डिग्री एंगल देखते ही वो घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि मेलियस लॉ में cos स्क्वायर 22.5 अभी यूज होगा। जस्ट अभी एक सेकंड के लिए देखें। अभी अगर आप देखें तो अभी हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रे, मान लेते हैं हमारे पास ये दो पोलरॉइड है। ओके, मान लेते हैं ये हमारे पास दो पोलरॉइड, ये दो क्रॉस पोलरॉइड हैं, दो क्रॉस पोलरॉइड हैं बेटा। यानी कि पहले का एंगल अगर मैं 0 ले लूं तो लास्ट वाले का एंगल क्या है? 90 डिग्री। इनके बीच में हमने एक और पोलरॉइड इंट्रोड्यूस कर दिया। इनके बीच में हमने एक और पोलरॉइड इंट्रोड्यूस कर दिया, जो पहले वाले के साथ कितना एंगल बना रहा था बेटा? 22.5 डिग्री बना रहा। When a polaroid sheet placed between two crossed polaroid, ये दो क्या है? क्रॉस पोलराइड, जिनके एक्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। इनके बीच में एक और पोलराइड शीट रख दी जो 22.5 डिग्री बना रही है विद वन ऑफ द पोलराइड। एक पोलराइड के साथ, जनरली फर्स्ट पोलराइड के साथ हम ले रहे हैं। I naught is the intensity of polarized light after passing through the first polaroid। यहां पर जो इंटेंसिटी है वो I नॉट है। इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक पोलरॉइड में से पास करने के बाद इंटेंसिटी कितनी दे रखी है? I नॉट आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट पोलरॉइड। अब ये 22.5 डिग्री को देख के बच्चा क्यों घबरा गया? यहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मेलियस लॉ कहता है यहां इंटेंसिटी हो जाएगी इंसिडेंट इंटेंसिटी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है?
22.5, तो cos स्क्वायर 22.5। यहीं पे बहुत सारे बच्चों के ब्रेक लग गए। वो बोले यार इसकी वैल्यू तो हमको मालूम ही नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे, आप में से भी बहुत सारे बच्चे डाउट ही इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि वो यहीं अटक गए होंगे, रुक गए होंगे। बट आपको आगे बढ़ना है बेटा। I2 क्या होगा? I2 होगा I1, क्योंकि अब हमारे पास इस सेकंड पोलराइड के लिए, थर्ड पोलराइड के लिए इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी है? I1। एंगल, अब ये 22 है, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस 22.5। जब आप cos 90 माइनस थीटा लिखते हैं बेटा, तो वो क्या होता है? साइन थीटा। तो ये बन गया I1 साइन स्क्वायर 22.5। घबराना नहीं था आपको, I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, I0 cos स्क्वायर 22.5 साइन स्क्वायर 22.5 बेटा। अब देखिए, क्वेश्चन सेटर को भी पता होता है बेटा कि बच्चों को ये वैल्यू नहीं पता होगी, इवन क्वेश्चन सेटर को भी नहीं पता होगी जब तक वो कैलकुलेटर यूज ना करे। तो उसने कुछ ना कुछ क्वेश्चन में अरेंजमेंट करके दिया होगा जिससे ये सॉल्व हो जाए। आपको बस नेक्स्ट स्टेप पे जाना था, लिखना था, और यहां थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना था कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बाय 2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप इसको लिख सकते थे साइन 2 इंटू 22.5। ये क्या हो गया? साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख दिया? साइन 2 इंटू थीटा डिवाइड बाय 2 पूरे का स्क्वायर। क्योंकि यहां पर हमने क्या कर लिया? हमने इसको लिख लिया था साइन 22.5 कॉस 22.5 का स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इसको लिखा, आपके दिमाग की बत्ती जग गई बेटा, ये तो 45 डिग्री है, और साइन 45 कितना होता है बच्चों? 1/√2। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब? 4 इंटू 2। तो मेरे पास आंसर क्या बन गया? I0/8 बन गया बेटा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आपको? तो इस तरीके से हमारे पास आंसर बन जाएगा I0/8। तो आपको ये विश्वास रखना है कि जब ऐसी कोई ऑड वैल्यूज आ जाएं तो क्वेश्चन सेटर ने कुछ तो ऐसा दिया होगा जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन ब्रूस्टर्स लॉ। An unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73। एयर से कहां पर आई? 1.73 पर आई बेटा। जब ये यहां पर टकराएगी एट ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल पे जब लाइट फॉल करती है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा। तो अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल यही होता है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बेटा इट इज पार्शियल पोलराइज्ड। उम्मीद है आपको ये थ्योरी याद होगी, अदरवाइज आप इसे नोट कर सकते हैं। अब ये कहता है बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज्ड। नो। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। नो। Reflected light is completely polarized. Yes. Angle of reflection, reflected light is partially polarized. No. तो अगर आप देखें तो ये तीन ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एंगल अगर आपको देखना है तो tan थीटा p किसके बराबर होता है? म्यू। ब्रूस्टर एंगल हमें फाइंड करना है, तो म्यू कितना है? 1.73। तो ब्रूस्टर एंगल ये √3 हो गया, तो ये कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी किसके बराबर होगा बेटा? 60 डिग्री के। इसलिए इसने क्या कहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2024 में भी
किसके ऊपर बेस्ड आया था? मैलियस लॉ, पोलराइड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है? अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, unpolarized light passes through a polaroid A, then through another polaroid oriented at an angle 60 degree, finally at a 45 degree with respect to C बेटा। तो ये एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में गिवन है। अगर ये I1 है तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट पास करती है प्रिज्म में से तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी बच जाती है बेटा? I0/2 बच जाती है। फिर जब ये 60 डिग्री में से पास करेगी तो मेरे पास I2, मैलियस लॉ पहले ही क्वेश्चन में बताया था बेटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60, ये हो गया I0/2 और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, इट इज I0/8। फिर जब यहां I3 होगी इमर्जेंट रे बेटा, तो अब एंगल I2 और इन दोनों में एंगल कितना है बच्चों? 45 cos। कई इसमें बच्चे बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ 15 डिग्री लेते रहते हैं कि ये 60 है ये 45 है, डिफरेंस बच गया 15, जैसे 2025 में हमने लिया था जो क्वेश्चन डिस्कस किया था। बट इसने मेंशन किया है क्लियरली ओरिएंटेड एट 45 रिलेटिव टू बी बच्चों, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? I0/8 1/√2 का स्क्वायर I0/60। क्लियर है? मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। अगर हम इन वेव्स की सुपरपोजिशन करें तो इंटरफेरेंस पैटर्न कहां पर ऑब्जर्व होगा? कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए बेटा। कोहेरेंट सोर्सेस के लिए क्या कंडीशन होती है? सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। अगर यहां फ्रीक्वेंसी देखें ओमेगा, यहां कितनी है? 2 ओमेगा, यहां 3 ओमेगा, यहां ओमेगा, तो ये दोनों पॉसिबल हैं। फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? भाई कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो सकता है बेटा, तो हमारे पास क्या हो गया? ए एंड सी। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है हमें? ये कहता है इन Young's double slit experiment, two slits are 1.5 mm apart. Separation between two slits is represented by in journal small d. Screen is placed at a distance 1 meter. Capital D 1 meter. Wavelength is बच्चों 600 into 10 raised to power minus 9 meter. देन द फ्रिंज सेपरेशन, यानी कि हमसे क्या पूछी गई है बेटा? फ्रिंज विड्थ पूछी गई है। क्या पूछी गई है? फ्रिंज विड्थ पूछी गई है बेटा। किसके बराबर होगी? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लैम्डा डी बाय डी। अगर आप इस फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्वेश्चन देखें तो 10 to 15 क्वेश्चन इन दिस वीडियो बिलोंग्स टू दिस फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला बेटा। इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ 4 से 5 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ही ज्यादातर क्वेश्चन बिलोंग लाई करते हैं। डी की वैल्यू 1, ये है 1.5 10⁻⁻3। अगर आप इसको कट कर दें ये 400, पावर को एडजस्ट करेंगे तो 10⁻⁻6। अगर आप इसे लिखें तो 4 × 10⁻⁻4, तो आंसर क्या बन जाएगा? 4th ऑप्शन बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो फ्रॉम नीट 2024। ये कहता है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, तो क्या होगा? ध्यान से देखेंगे बेटा। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, क्लास में लिखवाया जाता है, बट मैं आपको थोड़ा फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो फ्रिंज विड्थ होती है बेटा, इट इज लैम्डा डी बाई डी, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब यहां से लाइट आके इसके ऊपर फॉल करेगी तो यहां सबका पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0। तो यहां क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि यहां सभी रेडिएशन, सभी कलर का मैक्सिमा बन रहा है,
तो ये क्या होगा बेटा, वाइट। बट अब अगर आप देखें फ्रिंज विड्थ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, तो उसका जो मिनिमम है वो सबसे दूर बनेगा क्योंकि फ्रिंज उसकी सबसे ज्यादा ब्रॉड होगी। और जो वायलेट कलर है बेटा, वायलेट कलर, उसकी अगर आप फ्रिंज देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, सबसे शॉर्ट होगी। क्या होगी बेटा, सबसे शॉर्ट, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो इसका मतलब ये इसी तरीके से पैटर्न आगे चलता रहेगा, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो आपको सेंटर पे तो दिखाई देगा वाइट, बट उसके बाद आपको क्या दिखाई देंगी, कलर्ड फ्रिंजेस। पहले जो वायलेट कलर है उसका मैक्सिमा, फिर विबग्योर को ऑर्डर को फॉलो करते हुए लास्ट में रेड का मैक्सिमा। तो ये कलर्ड फ्रिंजेस आपको इसके बाद दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर क्या बनता है बेटा, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। इसको ध्यान से देखिए, इसने क्या है, सेंट्रल डार्क फ्रिंज, यहां क्या है, ब्राइट फ्रिंज। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है अनपोलराइज्ड लाइट, फिर से देखिए उसी के ऊपर बेस्ड है, ब्रूस्टर लॉ के ऊपर बेस्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ब्रूस्टर एंगल, तो क्या होगा बच्चों, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड होगी और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शली पोलराइज्ड होगी। तो क्या कहता है, बोथ आर कंप्लीटली पोलराइज्ड, नो। रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज्ड, यस। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड विल बी कंप्लीटली गलत। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट ऑफ एयर इन द सिचुएशन शोन। ग्रीन कलर ग्रेज कर रहा है, ग्रीन कलर क्या कर रहा है बेटा, ग्रेज। तो ये अगर आप देखें विबग्यो, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ग्रीन अगर ग्रेज कर रहा है तो आइदर दिस विल कम आउट और दिस विल कम आउट। एक पेयर अंदर TIR सफर करेगा और दूसरा पेयर बाहर रिफ्रैक्शन शो करेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक यहां पर आप याद रख सकते हैं बच्चों, क्या है, आउट, ओ मतलब आउट, यानी कि ये वाला जो पेयर है ये बाहर जाएगा। बाहर कौन सा जाएगा, YOR, ओ से आउट। और ये पेयर आई मतलब इन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, येलो ऑरेंज रेड विल कम आउट इन एयर। समझे। अगर आपको इसे चेक करना हो कि ये कैसे होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें, जो इंसिडेंट एंगल है दिस इज इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल, सॉरी क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर। और अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ग्रीन कलर जो क्रिटिकल एंगल होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो रेड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा होगा, किससे, ग्रीन से और वॉयलेट से। और इंसिडेंस एंगल किसके बराबर था, इसका। तो इंसिडेंस एंगल रेड के लिए क्रिटिकल एंगल से छोटा है, छोटा है तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन। और वायलेट वाले के क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा, तो यहां पर क्या होगी बेटा, TIR। ये इसको आप सब्जेक्टिव वे में सॉल्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट टाइम बचाने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रख सकते हैं बेटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कह रहा है, इट इज बेस्ड ऑन फ्रिंज विड्थ अगेन बेटा।
स्क्रीन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्क्रीन इज मूव्ड अवे, यानी कि क्या इंक्रीज कर दिया, डी। एंगुलर सेपरेशन, बेटा सेपरेशन किसके बराबर होती है, वो होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। एंगुलर सेपरेशन किसके बराबर होती है, एंगुलर सेपरेशन होती है लैम्डा बाय स्मॉल। अब अगर मैं डी इंक्रीज करूंगा तो एंगुलर सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट रिमेन सेम, तो ये करेक्ट हो गया। मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, लैम्डा इंक्रीज हो गया बेटा। एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज, नो, ये तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो बीटा भी क्या होगा, इंक्रीज, बट यहां क्या दिया है, डिक्रीज, तो इट बिकम्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए 23 में भी सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट, और यहां पर भी सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट। स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहां पर भी क्या बढ़ा दिया गया, डी। तो जो लीनियर सेपरेशन है इट डिपेंड ऑन डी, तो ये इंक्रीज करेगी, और एंगुलर सेपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डी, इट रिमेन सेम। तो एंगुलर इंक्रीज रॉन्ग, एंगुलर डिक्रीज रॉन्ग, लीनियर इंक्रीज यस, लीनियर डिक्रीज नो। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अगेन based on Malus law, Polaroid beta. After passing through a polarizer, a linear polarized light of intensity I is incident on analyzer, making an angle 30 degree with the polarizer. ध्यान से देखना है बेटा, क्या कह रहा है, एक पोलराइजर में से लाइट पास होने के बाद इंटेंसिटी आई है, अगर ये एंगल बाय डिफॉल्ट 0 तो ये एंगल कितना है, 30। एक एनालाइजर में से पास कर रही है विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद दैट पोलराइजर। ये कितना एंगल बना रहा है, ये दोनों पोलराइड होते हैं बेटा, बट जिसमें से पहले लाइट फॉल करती है उसे पोलराइजर बोल देते हैं, बाद में पास करती है उसको एनालाइजर बोल देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड कितनी हो जाएगी बच्चों, फॉर्मूला आई कॉस स्क्वायर 30, इसको इमरजेंट यहां आई, तो ये आई कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर, इट बिकम्स 3/4i। समझे, ओके। आगे बढ़ते। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ये क्लास में अक्सर करवाया जाता है। जो हम वन शॉट वीडियो अपलोड करने वाले हैं उसमें भी इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन लाई करते हैं। क्या है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन। एक सेगमेंट ऑफ स्क्रीन ले लिया, इसमें 8 फ्रिंजेस हैं। एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है बच्चों, अगर ये मैं लेंथ L ले लूं, एक फ्रिंज की विड्थ है W, वो होती है लैम्डा d/d, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ इतनी हो गई। When a monochromatic light of wavelength 600 nanometer is used, if the wavelength is changed to this, then the number of fringes would be observed. Let it would be n. सेगमेंट क्या है, सेम, तो लेंथ क्या रही, सेम, इसमें अब फ्रिंजेस कितनी हो गई, n, तो ये वेवलेंथ लैम्डा डैश डिवाइड बाय डी बेटा। अब क्या कह रहा है, कहता अगर हम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर कर दें तो इस सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस होंगी बेटा,
हमने मान लिया n, तो एक फ्रिंज की विड्थ इतनी है तो n की इतनी, तो टोटल लेंथ क्या रही, सेम। अगर आप इन दोनों को सेम कर दें तो मेरे पास ये वैल्यूज कट जाएंगी। 8 लैम्डा कितना था, 600 नैनोमीटर, बाद में हमने कर दिया 400 नैनोमीटर। बच्चों नैनो नैनो कट जाएगा, तो हमारे पास n क्या बच गया, 8 इंटू 600 डिवाइड बाय 400, ये हो गया 2, इट बिकम्स 12। तो अब इस लेंथ में कितनी फ्रिंजेस होंगी, 12 फ्रिंजेस होंगी। बेटा बात समझ रहे हैं? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि फ्रिंज लैम्डा कम हो गया, फ्रिंज विड्थ कम होगी, फ्रिंज विड्थ कम हो गई तो सेम लेंथ में ज्यादा फ्रिंजेस आनी चाहिए। ये हो नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता, तो 9 और 12 में से आंसर आना चाहिए था। क्या आ रहा है, 12। मान लो बाय चांस ये 4 होता, फिर तुम बिना सॉल्व किए ही इसे मार्क कर देते। बेटा ऐसी ट्रिक्स आपको समझनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये काम आती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। बच्चों फेज डिफरेंस क्या होगा, अगर हम मैक्सिमा के लिए लिखते हैं, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है बेटा एन लैम्डा, फेज डिफरेंस होता है बच्चों 2n पाई। ये मैक्सिमा के लिए होता है। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, 0। पाथ डिफरेंस भी और फेज डिफरेंस भी। इसी के ऊपर बेस्ड तो मॉडिफाइड YDSC के क्वेश्चन आते हैं बेटा, जिसमें हमें ये लोकेट करना होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि कहां पर पाथ डिफरेंस 0 और फेज डिफरेंस 0 होगा। बच्चों तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 2 बार सेम क्वेश्चन आया है, 2013, 2020, 2013 दोनों बार सेम स्टेटमेंट सेम आंसर है। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, यानी कि जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है उसको क्या कर दिया, हाफ। एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, ये क्या कर दिया, डबल। फ्रिंज विड्थ बिकम्स, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी बेटा, तो फ्रिंज विड्थ अगर मैंने इसको डबल कर दिया और इसको हाफ कर दिया तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी बच्चों, इट बिकम्स 4 टाइम्स। इसमें भी सेम है, ये डबल कर दिया सेपरेशन और स्लिट के बीच का हाफ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स। ये फिर से देखेंगे जब हम 2013 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड नीट 2020 क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है, क्योंकि करना भी चाहिए, बट इसका जो ऑप्टिमाइज्ड आंसर है, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑप्टिमाइज्ड आंसर है वो 1 है। इन जनरल आप लिखते हैं कि ब्रूस्टर एंगल इज इक्वल टू म्यू। जो म्यू है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में एयर से रे आती है, मीडियम की बाउंड्री पे फॉल करती है और यहां पर ये ऐसे मर्ज। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखें तो वो 1 से बड़ा होता है। अगर वो 1 से बड़ा है तो जो थीटा पी है वो 45 डिग्री से बड़ा होगा, और क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो सकता है, 90 से तो हमेशा छोटा होगा, क्योंकि 90 पे तो ये ग्रेज ही करेगा, तो ये हमारे पास 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या बन जाता है बेटा, 4। अब हमने ऑप्टिमाइज्ड वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इन जनरल ये लिया जाता है, बट ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है कि एयर से मीडियम में ही जाएगी या रेयर से डेंसर में ही जाएगी। रे में ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर ऑल्सो। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन विच रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर,
In that case, this mu relative refractive index becomes less than 1, and in that case the angle may be less than 45 degree also. But optimized, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑप्टिमाइज्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी दिस वन बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर क्या कहता है हमें, एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा। अब जाकर आया है फ्रानहोफर डाइफ्रैक्शन। आप समझिए 2019 6 इयर्स हो गए हैं। 6 इयर्स होने के बाद 6 इयर्स हो गए हैं जब डाइफ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आया ही नहीं नीट में। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वाईडीएससी एंड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और वाईडीएससी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, और डाइफ्रैक्शन का लास्ट 6 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्या कह रहे हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा इन अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न बच्चों कहां तक होता है, फर्स्ट मिनिमा तक होता है बेटा। तो इसकी एंगुलर विड्थ बच्चों, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, 2 टाइम्स थीटा विच इज 2 टाइम्स लैम्डा बाय ए होता है अपर्चर का साइज। व्हेन द सेम स्लिट इज इलिमिनेटेड, यानी कि ए सेम रह गया, विद एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस बाय दिस द वेवलेंथ। अब जो थीटा है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वेवलेंथ पे। जो फाइनल थीटा है वो हमारे पास डिक्रीज बाय 30%, 30% से डिक्रीज हो गया बेटा। डिक्रीज हो गया तो कितना बच गया, 70%, यानी कि 0.7 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा डैश बाय थीटा है वो 0.7 है, और जो थीटा है ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वेवलेंथ पे। तो लैम्डा डैश बाय लैम्डा इज 0.7, तो लैम्डा डैश इज 0.7 टाइम्स इनिशियल लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन गया 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ये बन गया बच्चों 4200 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आंसर आ जाएगा, देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, फाइनल वेवलेंथ क्या है, 4200 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, हम सिर्फ यहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं बेटा, आपको ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला कैसे कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंपटीशन में किस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। उन फॉर्मूलाज को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होता है और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। इसीलिए हम मॉडिफाइड PYQ सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। जिन जिन क्वेश्चन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको मॉडिफाई करके आपको देंगे, सो दैट आपका कंसेप्ट उसके ऊपर पक्का बन जाए और आप नीट में इजीली 150 प्लस मार्क्स लेकर आ पाए। 180 लाने के लिए आपको और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है बेटा, ध्यान देंगे। ये हमें कह रहा है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू फिफ्थ मिनिमा। अब जो मिनिमा होता है बेटा उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 लैम्डा डी बाई डी डिवाइड बाई 2। सॉरी ये तो पाथ डिफरेंस लिखना था मुझे, है ना, और 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये मिनिमा की कंडीशन होती है। बट जब हम बात करते हैं YDSC में nth मिनिमा बेटा, ये होता है इन जर्नल, ये होता है बेटा इन जर्नल। दोनों में से आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, बट YDSC में जब nth मिनिमा लिखते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है,
2n-1 लैम्डा बाय 2। तो जब आप फिफ्थ मिनिमा लिखेंगे बेटा तो ये लैम्डा बाय 2 होगा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 11 आएगा या 9 आएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि YDSC में nth मिनिमा होता है 2n-1, बट इन जनरल ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है एंड बोथ रिप्रेजेंट ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमें, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, Young's double slit experiment, when light of wavelength was used, angular width of the first minima formed on the screen 1 meter away. कैपिटल D कितना है 1 मीटर। फर्स्ट मिनिमा बेटा अगर आप देखें तो y होता है लैम्डा d बाय 2d, और अगर मैं इसकी एंगुलर पोजीशन देखूं, एंगुलर पोजीशन उससे कैपिटल D से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है लैम्डा 2 बाई डी इज 2 डिग्री। ये पहले के लिए कितना है 0.2 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, यही फिर से पूछ लिया। इफ द इंटायर एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर, जब हम सिस्टम को सेटअप को वाटर में इमर्ज करेंगे तो क्या बदल जाएगी वेवलेंथ। मीडियम में वेवलेंथ क्या होती है जो एयर में होती है, डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब हमारे पास ये जो एंगुलर विड्थ है ये कितनी हो जाएगी, मीडियम यानी कि वाटर डिवाइड बाय 2d। बाकी हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा। अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास बच गया मीडियम और ये बच गया एयर। अब ये हमारे पास कितना था पहले 0.2 डिग्री, डिग्री में रख लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। लैम्डा मीडियम डिवाइड बाय लैम्डा एयर किसके बराबर है बच्चों 1 बाय म्यू, और म्यू कितना दिया है 4/3, तो ये हो गया 1 बाय 4/3 यानी कि 3/4। तो यहां पर आप इसे क्या लिख देंगे 3/4। तो बीटा डैश कितना आ गया 3 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 4 0.15 डिग्री बेटा। तो क्या आंसर बन जाएगा 0.15 डिग्री। क्लियर है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपने वीडियो को लाइक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, बस वो मीडियम के ऊपर बेस्ड नहीं है। ध्यान देंगे क्या है, इन अ YDSC the separation between the slit is 2 mm, wavelength lambda is 5896 angstrom, distance d is 100 centimeter, it is found that angular width, इसमें भी देखिए सेम है कितनी 0.2 डिग्री, किसके बराबर होती है ये एंगुलर विड्थ लैम्डा डी बाई डी। वो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन थी बेटा, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। अगर आप इसको डी से डिवाइड कर दे कैपिटल डी से तो ये फ्रिंज विड्थ बन जाती है, ये एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंजेस है। टू इंक्रीज फ्रिंज विड्थ, मुझे ये फ्रिंज विड्थ बढ़ानी है कितने पे 21 डिग्री पे। सेम लैम्डा एंड डी यानी कि लैम्डा और डी को सेम रख दो, तो ये कैपिटल डी पे डिपेंड करेगा बेटा। तो सीधी सीधी बात है कि लैम्डा बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा डी बाय डी डैश। तो डी डैश हमारे पास कितना आ गया बीटा बाय बीटा डैश इंटू डी। बीटा कितना है 0.20, बीटा डैश कितना है 0.21 और डी कितना है 2 mm। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 mm से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, 2 mm से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए बेटा। अगर आप देखें तो ये भी 2 mm से थोड़ा सा छोटा है, ये भी है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए बेटा, 1 पे गया 19, 190, अगर आप देखें 8 पे जाएगा तो 168, 9 पे जाएगा तो 188 और 190 के बिल्कुल पास क्या है 188, तो ये कितना जाएगा बेटा अप्रोक्सीमेटली 1.9 जाएगा। ओके, सिंपली ये आपको करना था। ये वेवलेंथ
का कोई यूज नहीं है, इस डी का कोई यूज नहीं है। डाटा हमें जरूरत से ज्यादा दे रखा है और इस वेवलेंथ को देख के कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये फिर से किसके ऊपर बेस्ड है, ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर बेस्ड। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर on a plane surface of a material of refractive index mu at a particular angle of incidence. It is found that reflected and refracted rays are perpendicular. कब होती हैं, ब्रूस्टर पे। ये दोनों बेटा, ये दोनों रेज कब परपेंडिकुलर होती हैं, ब्रूस्टर एंगल पे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल। तो यहां पर ये जो रे होती है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, ये पार्शली पोलराइज्ड होती है, और ये इंसिडेंट क्या होती है, अनपोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, नो। यहां पर ये डॉट का मतलब क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो आउट ऑफ द प्लेन है, और इस एरो का मतलब होता है वाइब्रेशंस आर इन द प्लेन। तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, यस बेटा, तो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब अगर हम देखें तो आई का रिलेशन क्या होगा, tan i इक्वल टू म्यू, तो आई होगा tan इनवर्स म्यू। यहां पर इन्होंने क्या दे रखा है, 1/म्यू। साइन कैसे निकालेंगे, अगर आपको tan पता हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के tan को क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो गया ये वाला, तो साइन आई किसके बराबर होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें क्या कह रहा है बेटा, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके यंग ये रहा, ठीक है, डिलीट कर देते हैं उसको। यहां पर अगर आप देखें ये YDSE है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर, जब हमने इसको एयर में परफॉर्म किया बेटा, देन इन मीडियम अदर देन एयर इट इज फाउंड 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज, 5th डार्क फ्रिंज इन द एयर। एयर में यहां पर क्या थी, 5th डार्क फ्रिंज, तो ये y किसके बराबर आया, y होगा 5th डार्क फ्रिंज बेटा 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाई डी, ये आ गया 9 लैम्डा D बाई 2d, ये पहले भी यूज कर चुके हैं हम लोग। जब हमने इसको मीडियम में डिप कर दिया बेटा, मीडियम में डिप कर दिया, तब इसी पोजीशन पे क्या बना, इसी पोजीशन पे तब बना 8th मैक्सिमा। तो मीडियम में 8th मैक्सिमा, तो n लैम्डा D बाई डी। अब पोजीशन क्या है, सेम, तो ये y क्या रहा होगा, दोनों केस में सेम रहा होगा, तो 9 लैम्डा एयर में कैपिटल D बाई 2d, 8 लैम्डा मीडियम में कैपिटल D बाई डी, ये मीडियम में था, ये एयर में। अगर आप देखें तो ये वैल्यूज कट गई बेटा। अब अगर आप देखें यहां से तो ये है 9/2, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लैम्डा एयर है। मीडियम में जो होती है वेवलेंथ, ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी, वो एयर में डिवाइड बाय म्यू, तो ये एयर में डिवाइड बाय म्यू, ये भी कट गया, तो म्यू किसके बराबर आ गया, 8 × 2/9, 16/9। अगर आप देखें फ्रैक्शन में नहीं डेसिमल में है तो 1 क्या बच गया बेटा, 7, 70, 9 × 7 73, फिर 7, तो ये आप लिख सकते हैं 1.77 था, 1.8 लिख सकते हैं, 1.78 लिख सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा, तो 1.78 इज देयर, तो वी कैन राइट दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा।
मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोलरॉइड्स, फिर से देखिए आ गया ये पोलरॉइड के ऊपर बेस्ड, मैल्यूस लॉ के ऊपर बेस्ड बेटा। 2025 में भी यही क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है? टू पोलरॉइड्स आर प्लेस्ड विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्रॉस पोलरॉइड का क्वेश्चन ही 2025 में आया था। दोनों के एक्सेस के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। हम ड्रॉ नहीं करते क्योंकि वो समझ में नहीं आता, तो हम इसको नंबर वाइज लिख लेते। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन P1, कौन सी लाइट है बच्चों? अनपोलराइज्ड, ये P1, ये P2। अ थर्ड पोलरॉइड इज केप्ट बिटवीन 1 and 2, एक तीसरा पोलरॉइड यहां पर रख दिया गया बिटवीन 1 and 2, ये P3 है। इट्स एक्सेस इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द फर्स्ट, इसके साथ 45 डिग्री। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, यहां लाइट की इंटेंसिटी I1 कितनी होगी बेटा? I0/2। जब एक अनपोलराइज्ड लाइट एक पोलराइजर में से पास करती है तो इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है? I0/2 इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। I2, अब पहले और दूसरे में एंगल कितना है? 45, तो ये I2। इंसिडेंट लाइट अब कितनी होगी? I1 cos स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये I0/2 था, ये हो गया 1/2, इट बिकम्स I0/4। अब अगर आप देखें तो ये जो इमर्जेंट है इसके लिए इंसिडेंट लाइट क्या है? I2। इन दोनों में एंगल कितना है? 45 अगेन, तो इट इज I0/4 cos 45 1/√2 का स्क्वायर, तो इट इज बिकम्स I0/8। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ओके बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बेटा। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016। एन इंटरफेरेंस पैटर्न obtained with the two coherent light sources of intensity in ratio, दो लाइट सोर्सेज हैं कोहेरेंट, इंटेंसिटी की रेशियो है n। तो एक की इंटेंसिटी आप मान सकते हैं Ni और दूसरी की इंटेंसिटी मान सकते हैं I। इन द इंटरफेरेंस, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? अगर आप यहां पर लिखें, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 का स्क्वायर। अगर आप इसको लिखते हैं √Ni √I का स्क्वायर, तो ये मेरे पास √I कॉमन आ गया बेटा, यहां √N प्लस I, √I कॉमन आके स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा √N प्लस 1 का स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी बेटा यहां माइनस कर दीजिए I1 माइनस I2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा I √N माइनस 1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब मुझे I मैक्स माइनस I मिनिमम चाहिए बेटा, I मैक्स माइनस I मिनिमम। अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो मैं इस कैलकुलेशन को एक बार क्या कर सकता हूं? अवॉइड कर सकता हूं। ठीक है, ये मैंने कर दी क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। चाहे तो मैं इसको भी आगे खोल सकता हूं, बट मैं इसको यहां पर ऐसे जो है डील करता हूं। कैसे? ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया 2√I1 I2, ये क्या हो जाएगा? I1, ये I2, ये हो जाएगा 2√I1। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्योंकि ये √I था तो यहां √I1 का स्क्वायर करेंगे तो I1 बच जाएगा, ये √I2 का स्क्वायर करेंगे तो I2 बच। समझ रहे? अब अगर मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये किसके बराबर बनेगा बेटा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये वाले आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा बच्चों? 4I1 I2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे
जब आप इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, ऐड करेंगे इन दोनों को तो पीछे वाली टर्म्स ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगी, तो क्या बचेगा 2i1 प्लस 2i2, 2 कॉमन ले लीजिए तो ऊपर बच गया 2√i1 i2 डिवाइड बाय नीचे बच गया i1 प्लस i2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 2√ni मल्टीप्लाई में √i, नीचे क्या बच गया ni प्लस i कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बच गया √n, ये नीचे बच गया n। तो आंसर क्या बच जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीनियर अपर्चर whose width is this is placed immediately in front of a lens। ये हमारे पास डाइफ्रैक्शन, जो फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन, फ्रानहोफर डाइफ्रैक्शन है, उसमें हम यहां पर क्या रख देते हैं बेटा, एक लेंस रख देते हैं। इससे होता क्या है, जो डी है वो किसके बराबर बन जाती है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे लेना था, क्योंकि यहां से जो रेज जाएंगी वो पैरेलल, तो इनको फोकस कराने के लिए हम यहां पर एक लेंस रख देते हैं, जिससे ये रेज एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ही फोकस हो जाएंगे। अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड बाय, अपर्चर की विड्थ कितनी थी 0.2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ कितनी है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इसको आप 0.02 10⁻², 2 × 10⁻⁴ लिख सकते हैं, इसे आप -7 मीटर लिख सकते हैं। फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो आप उसे 60 × 10⁻² लिख सकते हैं। ये डी है। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डाइफ्रैक्शन फ्रॉम द सेंटर, जो फर्स्ट डार्क बैंड होता है बेटा यहां, इसका ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, y, ये होता है a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा बेटा, तो sin थीटा लैम्डा बाय a। अब जब एंगल स्मॉल हो, आप देख सकते हैं लैम्डा बाय a की वैल्यू 10⁻³ ऑर्डर की है, sin थीटा इज वेरी स्मॉल नियर टू 0, तो इसे आप थीटा tan थीटा लिखकर आप इसे क्या लिख देते हैं बेटा, y/d, ये y है और ये क्या है बच्चों, d, तो tan थीटा क्या हो जाता है y/d, तो y क्या बन जाता है बच्चों, लैम्डा d/a। उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद होगा, बट क्योंकि डाइफ्रैक्शन बहुत सारे सालों से नहीं आया है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में, लैम्डा 5 × 10⁻⁷ कैपिटल D इज इक्वल टू f बेटा, तो वो है 60 × 10⁻², नीचे है 2 × 10⁻²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 30, ये आ गया 150 बच्चों, पावर -5, क्योंकि ये कितनी बन गई थी -9 -4, ये आ गया बेटा, तो ये बन जाएगा, ये मीटर में है, 3 0 एडजस्ट कर दो, 0.15, ये सेंटीमीटर। ओके, आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.150 10⁻², तो ये आंसर मेरे पास बन जाता है डी ऑप्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए, ये भी डाइफ्रैक्शन का, देखिए 2019 से 2025 में नहीं था कोई क्वेश्चन डाइफ्रैक्शन का, बट 19 से 16 आते आते 4 से 5 क्वेश्चन आ गए हैं। डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट विड्थ, फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज दिस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो a sin 30, अब एंगल स्मॉल नहीं है तो आपको यहां पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, तो a हो गया 2 लैम्डा यानी कि 10,000 एंगस्ट्रॉम। ओके, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल, ये किसके लिए था, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मैक्सिमा बेटा बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये हमारे पास किसके बराबर होता है 3 λ/2। डाइफ्रैक्शन में मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन अलग होती है, ये फर्स्ट मिनिमा है और ये क्या है मैक्सिमा। YDSC में ये मिनिमा होता है और ये मैक्सिमा। ओके,
तो आपको ध्यान रखना है ये ए की वैल्यू कितनी थी, आप सीधा इसको यहां 2 लैम्डा ही रख लें बेटा। साइन थीटा फाइंड करना है, ये 3 लैम्डा बाय 2, ये कट जाएगा तो साइन थीटा क्या होगा 3/4। तो थीटा कितना हो गया बेटा, साइन इनवर्स 3/4। तो क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत से बच्चे डाउट लेकर आते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस बेटा, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है d, which is 5 lambda. What will be the intensity in front of one of the slit? यहां पर P पॉइंट पे इंटेंसिटी देखनी है, तो ये y किसके बराबर होगा बेटा, d/2, क्योंकि ये d/2 होता है और ये भी d/2 होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? अब कैपिटल D सेपरेशन कितनी है, 10d बेटा। तो अब अगर आप देखें इंटेंसिटी इन द फ्रंट ऑफ दिस, तो बेटा डेल्टा एक्स इस P पॉइंट पे क्या होगा, आप इसको d साइन थीटा या फिर d y/कैपिटल D लिख सकते हैं। d एज इट इज, y की वैल्यू d/2 और कैपिटल D की 10d, ये कट गया तो ये आ गया d/20। d की वैल्यू 5 लैम्डा गिवन है बेटा हमें, तो डिवाइड बाय 20, तो ये कितना बच गया, λ/4। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसको डाउट पूछते हैं बेटा। तो इसमें दो चीजें मेन होती हैं, पहला इन फ्रंट ऑफ स्लिट यानी कि y की वैल्यू a है, y की वैल्यू से आपको पाथ डिफरेंस लिखना होता है। वंस यू आर एबल टू राइट पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ इंटू λ/4। ये कट गया बेटा, तो ये आ गया π/2। तो इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये कितनी गिवन थी क्वेश्चन में, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा, इसके जस्ट एक दो क्वेश्चन के बाद आएगा, वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा। ओके, 2014 का वो क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे वो चलेगा बेटा। क्या कह रहा है यहां पर, cos स्क्वायर π/2/2, ये हो गया 45, cos 45 इज 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, I/2। ओके बेटा, ये कितना था, I0 था, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये हो गया I0/2। समझ में आई बेटा बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, 2015 का ये क्वेश्चन है। एट द फर्स्ट मिनिमम adjacent to central maxima of single slit diffraction, phase difference between the Huygens wavelet from the edge of the slit। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, काफी ज्यादा पॉपुलर है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये लिखवाया जाता है क्लास में, कि अगर यहां पर फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेंथ फ्रॉम द मिड पॉइंट, फर्स्ट मिनिमा पे अगर ये ए और बी हैं, इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा, बट हमें सेंटर से पूछा गया है बेटा, तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है ये होता है λ/2। तो अगर आप देखें ए और बी में पाथ डिफरेंस होता है बेटा लैम्डा, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ए सी में ये λ/2। तो ये फेज डिफरेंस आगे आने वाले क्वेश्चन में ये यूज होगा, ये होता है 2π, बट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है एज और सेंटर के बीच में, तो ये क्या होगा बच्चों, पाई। तो क्या हो जाएगा, पाई। किस किस के बीच में पूछा है, एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेंथ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट, तो आंसर क्या होगा, पाई। ओके, नेक्स्ट है बेटा, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, देखिए रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज कितनी है, 1/25।
तो इसमें आप एक इंटेंसिटी को I मान लीजिए, दूसरी इंटेंसिटी को 25I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम होती है √I प्लस 25I का स्क्वायर, मिनिमम होती है I1 माइनस 25I का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये है √I, ये हो गया 5√I का स्क्वायर, और ये क्या है √I माइनस 5√I का स्क्वायर। बेटा ऊपर बच गया 6√I तो 36I, नीचे बच गया 4 तो ये 16, ये कट गया बेटा, 4 पे गया 9/4। तो क्या आंसर आ जाएगी बेटा रेशो 9/4, बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, YDSC बेटा, फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। The two slits are 1 mm apart. 1 mm apart. Screen is placed 1 meter away. A monochromatic light of wavelength lambda 500 nanometer. What will be the width of each slit? ये क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखिए बेटा। अगर ये हमारे पास YDSC है तो स्लिट सेपरेशन होती है ये D, और विड्थ ऑफ ईच स्लिट होती है ये A। विड्थ ऑफ ईच स्लिट होती है बेटा ये A। ये A हमें फाइंड करना है। इफ 10 मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट, इस स्लिट के सामने हम यहां क्या लेते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न, इसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न की कुछ फ्रिंजेस लाई करेंगे। वो कितनी लाई कर रही हैं 10। तो अगर मैं देखूं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रैक्शन वो होता है 2 लैम्डा D/A। विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ बेटा, फ्रिंज विड्थ इंटरफेरेंस की होती है लैम्डा D/D। यहां पर A था इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन का। अब ये कह रहा है कि इस विड्थ में कितनी फ्रिंजेस हैं 10 है। तो इसका मतलब इस सेंट्रल मैक्सिमा में कितनी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं 10 है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा 2 लैम्डा D/A इज इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा D/D। तो मेरे पास यहां से ये कट जाएगा, A की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, तो A की वैल्यू आ गई D/5। ये कितना दिया था 1 mm, तो ये कितना बच गया बेटा 0.2। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे यहां पर 0.02 भी दे रखा है, तो बड़े आराम से देखकर आंसर मार्क करना है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फॉर पैरेलल बीम डाइफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड, विड्थ A है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ दिस, D is the distance, width of central maxima। हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही यूज किया है। width of central maxima क्या होती है बेटा 2 लैम्डा D/A। ये तो याद करना है आपको। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड, यानी कि इसमें भी हमें आइदर साइड पे जो डार्क फ्रिंज है यानी कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही फाइंड करनी है। सिंगल स्लिट में है तो क्या आएगा 2 लैम्डा D/A। तो 2 वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर बच्चों, सेपरेशन कितनी है 2 मीटर, और विड्थ कितनी है एक स्लिट की 1 mm। तो ये क्या आएगा 2400 10⁻⁻⁶ 2.4 mm। ये मीटर में था, आप अगर इसे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बच जाए। तो क्या आंसर बचता है बेटा, यहां देखिए 2.4 सेंटीमीटर, यहां mm। तो ध्यान देना है बेटा, कई बार हम सॉल्व करके भी आंसर मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें, ये आ गया वो क्वेश्चन, फिर से देखिए बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम, और वो किसके बराबर है के।
द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4, उसमें तो हमें ये फाइंड करना पड़ा था कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है, इसमें तो दे रखा है। तो बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बच्चों आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाय 2। तो डेल्टा फाइव कितना है बच्चों, ये है पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो कितना हो जाएगा ये k बाय 2। तो क्या आंसर आएगा बच्चों k बाय 2। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन अ YDSC एक्सपेरिमेंट, इन अ YDSC एक्सपेरिमेंट बेटा, 2 स्लिट्स 1 mm अपार्ट, यानी कि स्मॉल d कितना दिया है 1 mm, सॉरी 2 mm बेटा, illuminated by photon of 2 wavelength, 2 wavelength, at what minimum distance from common central, bright fringe of 2 on screen 2 meter apart from the slit will be a bright fringe from the interference pattern coincide with the bright fringe on the other। दोनों की ब्राइट फ्रिंज यहां पर कोइंसाइड कर, तो दोनों के लिए y क्या होगा सेम, लेट कर लो पहले की फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मैच करती है और दूसरे की सेकंड, यानी कि N2 मैक्सिमा वहां बनता है। कुछ जगह पर बेटा कुछ बुक्स में ऐसा कह दिया जाता है कि एक को n मान लो दूसरे को n+1 मान लो, बट ये जैसे इस क्वेश्चन में तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये 12 है ये 10 है, तो ये 6 और 5 आएंगे, बट कभी कभार ऐसा भी बनता है कि 5th और 7th हो जाता है, तब ये n+1 मैच नहीं करता है। तो मैं बच्चों को क्या कहता हूं, n+1 मैच करने की बजाय इसको n1 मान लो और दूसरे का n2 मान लो। जब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो मेरे पास आ गया n1 बाय n2 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 क्या है 10,000, लैम्डा 1 क्या है 12,000, ये कट गया, ये बनेगा 5/6। जो सबसे छोटा इंटीजर फॉर्मेट बन रहा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वहां ले जाओ, ये 10 12 था, कट के ये 5 और 6 बन जाएगा, तो यानी कि n1 की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी 5, n2 की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी 6। तो जब मुझे y मिनिमम देखना है तो मैं n1 की या फिर n2 की मिनिमम वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा, और आप यहां रखकर देख सकते हैं सेम वैल्यू आएगी बेटा, कोई फर्क नहीं। तो ये है 5, लैम्डा 1 कितना था बेटा 12,000 एंगस्ट्रॉम, डी कितना था 2 मीटर, और फ्रिंज विड्थ कितनी थी, सेपरेशन कितनी, स्लिट सेपरेशन कितनी थी 2 m। वैल्यू पुट कर देंगे, यहां ये 2 से 2 कट गया, ये 3 और 3 6 हो जाएंगी 0, 10⁻⁶, ये -4 बचेगा और ये 60, तो ये बच गया 6 mm। ओके, तो क्या बचेगा 6 mm। तो y की मिनिमम वैल्यू जहां पर दोनों के जो मैक्सिमा है वो कोइंसाइड करेंगे, एक कॉमन ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो है 6 mm बेटा। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स और डाइफ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है बेटा। क्या कहता है, पैरेलल बीम fast moving electron incident normally on a narrow slit, fluorescent screen is placed at the large distance, speed of the electron is increased, what will be the effect on a angular width of central maximum? वो किसके बराबर होती है बेटा 2 लैम्डा बाय a। और वेवलेंथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करती है बेटा h/mv। आपने ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले होंगे, अगर आप 12th क्लास में, अभी वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, नहीं तो आप पढ़ चुके होंगे, और आप केमिस्ट्री में भी ये देख चुके हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv।
अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एंगुलर विड्थ भी कम होगी। तो इसने कहा इंक्रीज, इसने कहा डिक्रीज, तो ये करेक्ट हो जाएगा बेटा। एंगुलर विड्थ अनइफेक्टेड, नो। डाइफ्रैक्शन नॉट ऑब्जर्व्ड, नो। ओके, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनके साथ भी एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ये डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो कहते हैं, और ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और लॉ है जो आपको आगे चलकर पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से वही आ गया कि एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न में यहां जो इमिटेड वेव्स हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, परपेंडिकुलर एट द सेकंड मिनिमा पूछा है। फर्स्ट मिनिमा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द रे कमिंग फ्रॉम द टू एजेस। फर्स्ट मिनिमा के लिए ए और बी के बीच में ये कितना होता है फेज डिफरेंस, बेटा हमने पहले भी लिखा था 2 पाई फॉर फर्स्ट मिनिमा। सेकंड मिनिमा के लिए ये कितना बन जाता है बेटा, सेकंड मिनिमा के लिए ये क्या हो जाता है 4। तो यहां किसके लिए पूछा है, सेकंड मिनिमा और एजेस के बीच में पूछा है, तो आंसर क्या आएगा 4 पाई। ओके, नेक्स्ट है, ये 2000 में भी आया है, 2013 में भी सेम क्वेश्चन है। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन, ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा जो सन है वो हमें रेड क्यों दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि जो लाइट है वो अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर करती है, और जो रेड लाइट है वो हमारे पास लीस्ट स्कैटरिंग होती है, तो आइस तक पहुंचती है, तो हमें वो सन रेड दिखाई पड़ता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड। ये फिर से रिपीट हो गया, देखिए पहले भी आया था बेटा, ये डी क्या कर दिया डबल, एंड सेपरेशन हाफ कर दी बेटा। तो फ्रिंज विड्थ पहले भी आया था, ये लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा 2d, और ये d बाई 2। सेम क्वेश्चन आया था 4 टाइम्स ही आंसर था, हमने वहां पर दिखाया था कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट 2008 का ये क्वेश्चन है, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है। 2 इंटेंसिटीज हैं, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने ये लिखा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या क्या होता है बेटा फॉर्मूला, अगर ओपन कर देंगे तो I1 I2 2 रूट I1 I2। मिनिमम इंटेंसिटी बेटा ये क्या होती है रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, लिखा था ना बेटा ये। अब यहां ये कैसे आया, रूट I1 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो I1 बच जाएगा। ओके, पता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैसे यहां है रूट I1 का स्क्वायर I1, रूट I2 का स्क्वायर I2 माइनस 2ab रूट I1 I2। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐड करेंगे तो 2I1 2I2, और ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये क्या बचा 2I1 प्लस I2। क्लियर है, समझे बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिश अपीयरेंस, ये फिर से आ गया, तो क्या रीजन बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेव ऑप्टिक्स PYQ नीट डिस्कशन बेटा 25 ईयर्स। जब आप PYQ देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप दिखाई देते हैं, बट वो सिलेबस से हट गया है बेटा। 2023 में जो सिलेबस पब्लिश किया था, यानी कि नीट 2024 और 25, वो टॉपिक सिलेबस से हट गया है। तो बहुत सारी बुक्स ने वो क्वेश्चन रिमूव कर दिए हैं, बट कुछ बुक्स ने अभी भी दे रखे हैं, कुछ ऑनलाइन साइट ने अभी भी दे रखे हैं, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं नीट मॉडिफाइड क्वेश्चंस, नीट PYQ मॉडिफाइड
क्वेश्चंस विच विल श्योरली हेल्प यू टू स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन नीट। 150 प्लस, प्लस कितने भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रांगली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।